हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और बुक्कल सर यूट्यूब स्टडी चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है मेरे चैनल पर। सो डियर स्टूडेंट, देखिए 11th क्लास का आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इससे पहले हमें देखो लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट जो है अच्छे से पता है, उसका बेसिक हमें सारा पता है। और जो आज वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है अराइज होते हैं। मैं आपको मेथड्स वो बताऊंगा किस मेथड से जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको सोल्व किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो उन कॉन्सेप्ट्स को हम बारीकी से समझते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं उनको देखने के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप देख सकते हो। और शेयर जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को जोड़िए यहाँ पे। चलो आज का टॉपिक हम करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम लीनियर ही क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम भी होता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसके लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए लीनियर मोमेंटम होता क्या है। लीनियर मोमेंटम के बारे में मैं एक बार थोड़ा सा फिर से बता देता हूं। वैसे हमने पहले भी पढ़ा था। लीनियर मोमेंटम एक्चुअल में किस किसका प्रोडक्ट था। लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर किस में करते हैं, केजी मीटर पर सेकंड में, या हमने इसको कहा था न्यूटन सेकंड में। न्यूटन सेकंड में, ठीक है। न्यूटन सेकंड और किसकी यूनिट थी, इंपल्स की। किसकी यूनिट थी, इंपल्स की। चलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे ही हम पहले बात कर लेते हैं, उसको उसकी डेफिनेशन पे जाते हैं, फिर देखते हैं क्या है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, नोट्स बनाते रहिए। टोटल मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम ही लिखिए। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। ठीक है, रिमेन कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब कांस्टेंट रहता है। या तो ये स्टेटमेंट लिख दीजिए या फिर इसके अलावा दूसरा, और टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम is always equals to 0। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अगर दो बॉल्स का कोलिजन हो रहा है, दो बॉल है हमारे पास में, उनका कोलिजन हो रहा है, कोलिजन होने से पहले उनका टोटल मोमेंटम हमेशा इक्वल होता है कोलिजन होने के बाद का उनका टोटल मोमेंटम। ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं टोटल मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर collision of two ball is always equal to total linear momentum after the collision, after the collision।
3 स्टेटमेंट मैंने लिखी है। जरूरी नहीं है, ये लास्ट वाली स्टेटमेंट मैंने एक पर्टिकुलर केस लेकर के बताई है, ठीक है। पर्टिकुलर केस मतलब 2 बॉल अगर कोलिजन कर रही हो, जैसे मान ली ये बॉल है और ये बॉल है, ये ए और ये बी, कोलिजन होने से पहले, ठीक पहले उनका जो टोटल मोमेंटम है, कोलिजन होने के बाद का जो टोटल मोमेंट है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये मैंने एक पर्टिकुलर केस लिया है, जरूरी नहीं है कि एक यही होगा, ऐसे बहुत सारे केस हो सकते हैं। गन से हम बुलेट फायर करते हैं, वहां हो सकता है, एक्सप्लोजन हो रहा है वहां हो सकता है, ढेरों तरह के यहाँ पे सिस्टम हम कंसीडर कर सकते हैं जहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट यूज होता है। तो बेसिकली मैंने जो यहाँ पे बताया वो ये है कि जो टोटल मोमेंटम है किसी भी सिस्टम का, वो क्या रहता है, हमेशा कंजर्व्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यानी ये कह सकते हैं इसको दूसरे वे में कि जो किसी भी सिस्टम का अगर हम चेंज इन मोमेंटम की बात करें, टोटल चेंज इन मोमेंटम, वो कोई भी मान लिया इम्पैक्ट हुआ हो, कोई भी इम्पैक्ट अगर हुआ है, कोई भी कंसेप्ट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं या बम्बार्डिंग कर रहे हैं, मतलब उस सिस्टम का जो चेंज इन मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। या कहें कि टोटल चेंज इन मोमेंटम हमेशा 0 रहेगा, ये कहें टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा और टोटल चेंज इन मोमेंटम की जब बात करेंगे तो वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। चलो ये स्टेटमेंट्स आप लोगों ने नोट कर ली होगी। अब बात करते हैं इसी तरीके से इस कंसेप्ट के ऊपर हम लॉ, जो न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है वो किस तरीके से यहाँ पे यूज हो रहा है इसमें, ठीक है, वो भी बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन एक किस्म से हम कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। पहली एप्लीकेशन में हम बात कर लेते हैं कोलिजन ऑफ 2 बॉल्स, कोलिजन ऑफ 2 बॉल्स। लेट्स सपोज यहां पे हम 2 बॉल कंसीडर कर लेते हैं, एक बॉल ए है हमारे पास, सेकंड बॉल बी है, ठीक है। अब ये बॉल ए बॉल जो है बी बॉल के ऊपर फोर्स लगाएगी, फोर्स ऑन बी बाय ए, और इसी तरीके से बी बॉल जो है वो ए के ऊपर फोर्स लगाएगी, उसको हम लिख देते हैं फोर्स ऑन ए बाय बी, ठीक है। अच्छा, इसका जो मास है वो m1 है, इसका मास हमने m2, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है u1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2, इसकी फाइनल वेलोसिटी v1 और इसकी फाइनल वेलोसिटी v2 से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब यहां पे क्या है, बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो क्या है, इसको टोटल पी आई कह सकते हैं। पी आई इक्वल्स टू m1 u1, फर्स्ट बॉल का इनिशियल वेलोसिटी और इनटू मास, और सेकंड बॉल का भी होगा m2 u2, ये टोटल इनिशियल मोमेंटम हो गया। टोटल फाइनल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम यानी आफ्टर द कोलिजन कह सकते हैं, बिफोर कोलिजन ये है, ये आफ्टर द कोलिजन, सो उसको हम पी एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वो क्या होगा, m1 v1 प्लस में m2 v2, मतलब इसका जो फाइनल मोमेंटम मास इंटू इस फाइनल वेलोसिटी, और इसका जो मोमेंटम है फाइनल m2 इंटू फाइनल वेलोसिटी, तो ये हमने कह दिया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये क्या कहता है, टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वही हम लिख रहे हैं m1 u1 प्लस में m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये स्टेटमेंट होगी एक तो जो हमें पता है। इसी तरीके से हम इन टर्म्स को उठा के उधर ले जाते हैं, इस टर्म को उठा के उधर ले जाते हैं, जो यहां पे हमारे पास m1 u1 v1 है, सॉरी, ठीक है, उधर हमारे पास में m1 v1 माइनस m1 u1 प्लस m2 v2 माइनस m2 u2 और इक्वल टू क्या रह जाएगा, 0। अब ये क्या है, देखो फर्स्ट बॉल यानी 1-1 लिखा हुआ तो फर्स्ट बॉल का है, 2 लिखा हुआ सेकंड बॉल, बी की बॉल की बात कर रहे हैं। तो यहां पे क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी और मास यानी फाइनल मोमेंटम फर्स्ट बॉल का, और ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम फर्स्ट बॉल का। तो ये इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि P फाइनल ऑफ ए बॉल माइनस P इनिशियल ऑफ ए बॉल, ठीक है,
आप चाहो तो ऐसे कुछ भी आप बता सकते हो। अगर ये भी नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉल, यानी डेल्टा पी ए। ये बात समझ में आई? डेल्टा पी ए का मतलब है चेंज। डेल्टा जो वर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे एक सिंबल लिखा है ट्रायंगल, इसको बोलते हैं चेंज। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉल। इसी तरीके से यहां पे हम लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी बॉल इज इक्वल टू 0। ये सेकंड स्टेटमेंट है हमारी, जिसमें मैंने ये कहा है टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू 0। वो देखिए फर्स्ट बॉल का और सेकंड बॉल मिलकर के एक सिस्टम बन रहा है, तो इसी का टोटल मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम जो है 0 है, क्योंकि डेल्टा यहाँ पे चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात हो गई। इसी तरीके से अगर मैं ये यहां पे इनको विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेना चाहूं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब ये आपने नोट कर लिया होगा, देखिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब मैं इनको डिवाइड कर देता हूं, डेल्टा पी ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी प्लस डेल्टा पी बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल टू 0। डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, और यू कैन से दैट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 का मतलब है डेल्टा टी इतना कम है कि वो 0 के अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। सो इन दिस वे ये आपको पता है, इसको मैं अगर लिमिट लगा के लिखूं या डेल्टा टी, तो आप ये भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी पी ए ओवर डी टी प्लस में डी पी बी ओवर डी टी। ये डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है व्हेन डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, और इक्वल टू 0। अब आप अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। ठीक है, सो ये है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। किसका मोमेंटम चेंज हुआ है, ए बॉल का, ए बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ। कब हुआ, जब बी ने फोर्स लगाया। ठीक है, इसका मोमेंटम चेंज कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो यानी फोर्स ऑन ए बाय बी। ठीक है, ये एफ ए बी क्या है हमारा, इसको मैंने शायद आप लोगों को पहले भी बताया हो, हाँ बताया है बिल्कुल। ये है हमारा फोर्स ऑन ए बाय बी। सिमिलरली एफ बी ए, यानी ये क्या होगा, फोर्स ऑन बी बाय ए। ठीक है, तो फोर्स ऑन ए बाय बी, यानी ए पे जब फोर्स लगा रहा है बी, तो ए का मोमेंटम चेंज होगा ना। तो यहां पे क्या है, वही चीज तो है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकते हैं हम एफ ए बी, और ये होगा एफ बी ए इक्वल्स टू 0, और यहां से हम ये भी लिख सकते हैं एफ बी ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी। ये क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। मैंने सिर्फ यहां पे ये बताया है कि यहां पे ये दोनों बॉल जो हैं एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करती है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहां हमने जो अप्लाई किया उसमें आप लोगों ने नोटिस किया, यहां मैंने 2 स्टेटमेंट अलग अलग निकाल के दिखाई, वो आप दिमाग में सेट रखिए। चलो बात करते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइलिंग, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है 9th क्लास में भी, वहां पे भी हम ये सब चीज पढ़ के आए हैं, लेकिन दोबारा से देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, देखिए हमारे पास एक गन है, ये गन हमने सपोज कर लिया। ठीक है, अब ये गन जो है, इसका मास मैंने कह दिया कि भाई कैपिटल एम है, इसके अंदर एक बुलेट है। फायर होने के बाद बुलेट की वेलोसिटी जो है, बुलेट का मास हमने स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया, इसकी वेलोसिटी वी से रिप्रेजेंट की, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा जिस वेलोसिटी से, वो है वी। ठीक है, झटका देती है गन, आपको पता है, जैसे ही हम फायर करते हैं तो गन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में एक जर्क देती है, उसको हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, यानी कैपिटल वी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां मैं एक बार
फिर से बता देता हूं, यहां स्मॉल m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ बुलेट, और स्मॉल v क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और कैपिटल M क्या है, मास ऑफ गन, और कैपिटल V क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन। ओके, अब देखिए फायर करने से पहले, बिफोर फायर टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, आप बता सकते हो। बहुत आसान मैंने चीज पूछी आपसे। टोटल मोमेंटम दैट विल बी इक्वल्स टू, देखिए मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट। मोमेंटम ऑफ गन मास इंटू मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। गन की वेलोसिटी उस टाइम पे क्या है, 0। जब फायर नहीं हुआ तो गन रेस्ट में है। सिमिलर वे में जब तक फायर नहीं हुआ, बुलेट उसके अंदर है, वो भी रेस्ट में है, तो मास इंटू इट्स वेलोसिटी 0 इक्वल टू टोटल मोमेंटम क्या हुआ, बिफोर फायर 0। टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर, टोटल मोमेंटम आफ्टर द फायर। जब फायर हम करेंगे तो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, देखिए वो हो जाएगा इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मास किसका, गन का, और उसी की वेलोसिटी, और ये मास बुलेट की और उसकी वेलोसिटी, ये हो गया। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम m इंटू वी, m इंटू स्मॉल v, और ये हो गया 0। और यू में राइट इट एज m इंटू वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ m इंटू वी, और हमें रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है, v इज इक्वल टू माइनस एम वी डिवाइडेड बाय कैपिटल M। ठीक है, यहां पे जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये जो रिकॉइल वेलोसिटी होगी इस गन की बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिकॉइल वेलोसिटी जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, किसके, बुलेट की। अगर बुलेट जो है आपके राइट हैंड साइड जा रही है, तो जो गन होगी उसकी रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगी। क्लियर है। तो ये रिकॉइल वेलोसिटी, यहां से इस फॉर्मूले को यूज करके हम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन का। चलो अब कुछ और कंसेप्ट लेते हैं, ये अगर आपका क्लियर है तो कोई और कंसेप्ट से देखते हैं। कई बार मशीन गन का एक क्वेश्चन जो है हमें दे देता है, मशीन गन। ठीक है, उसमें क्या बोलता है कि इतनी बुलेट जो है हमें फायर करनी पड़ती है, या इतनी बुलेट जो है वो मशीन गन पर सेकंड या पर मिनट जो है फायर कर रही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चन बिल्कुल वही है जैसे यही गन है, मशीन गन हमने कह दिया। ठीक है, ये मशीन गन होगी हमारी, और इसमें भी बुलेट वही सब कुछ। इसमें क्या है कि जो फोर्स हम बात करेंगे, फोर्स बोलता है कि, ऐसे बोलता है कि शोल्डर पे हमने गन लगा रखी है, तो हमें कितना जो है फोर्स लगा के रखना पड़ेगा सो दैट कि वो गन हिले ना। ठीक है, यानी जब बैकवर्ड डायरेक्शन में थ्रस्ट लगाएगी तो उसको रोके रखना है हमने शोल्डर से। ठीक है, शोल्डर से जब हम रोकेंगे तो हमने शोल्डर से कुछ फोर्स लगाया, वो फोर्स की वैल्यू निकालनी है, या ये कहे कि वो गन बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाएगी। अगर ये n नंबर ऑफ बुलेट्स, n नंबर ऑफ बुलेट्स फायर करती है, बुलेट्स पर सेकेंड, पर मिनट भी दे सकता है। पर सेकेंड दिया है तो ठीक है, पर मिनट अगर दे रखा है तो डिवाइड बाय 60 करके आप उसको निकाल लोगे। तो ऐसे में फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू, वो हो जाएगा N इंटू एम वी डिवाइडेड बाय T। ये फॉर्मूला दिमाग में रखना। मोस्टली ये T की वैल्यू होती है 1 सेकेंड। अगर नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड की बात कर रहे हैं, पर सेकेंड, तो सेकेंड यानी 1 की बात हो रही है। M यहां पे अगेन क्या है, मास ऑफ बुलेट, और V क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट।
ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा करके आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको याद होगा इंपल्स में भी आया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, फोर्स इंटू टाइम इंपल्स बन जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है आपसे नंबर ऑफ बुलेट्स जो है फाइंड आउट करना पूछे, कितनी बुलेट पर सेकंड फायर हो रही है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन ऐसा भी मैंने देखा था एक क्वेश्चन, उसमें बोला जाता है कि एक टाइगर जो है किसी पर्सन के ऊपर हमला बोलता है, तो वो कितने फायर करे सो दैट वो टाइगर जो है उसके ऊपर ना गिरे। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन, उसमें नंबर ऑफ बुलेट्स ही फाइंड आउट करना है, और नंबर ऑफ बुलेट का फॉर्मूला आपको पता चल गया ये इस मेथड से। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कैसा आ सकता है। फोर्थ क्वेश्चन, एक पर्सन जो है रनिंग करता हुआ जाता है, ठीक है, मैन प्लस ट्रॉली का जो है कंसेप्ट आता है, मैन प्लस ट्रॉली। एक पर्सन जो है यहां से दौड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, और यहां एक ट्रॉली रखी है, ये रेस्ट में है, इसका मास जो है हमें गिवन है कैपिटल एम, और जैसे ही ये दौड़ के जाएगा, इस पर्सन का मास सपोज करो स्मॉल एम है, और ये जिस वेलोसिटी से दौड़ता हुआ जा रहा है वो है स्मॉल बी। जंप करेगा इसके अंदर, जंप करने के बाद ये इसके अंदर आ गया। अब ये टोटल सिस्टम जो है एक कॉमन वेलोसिटी के साथ जा रहा है, कैपिटल बी, ये मूव करना शुरू करेगी, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो इसमें कंसेप्ट क्या है, बिफोर जंप जो है आपको पता है उसका मोमेंटम क्या होगा, बिफोर जंप टोटल मोमेंटम क्या होगा, ये तो रेस्ट में है, ये मूवमेंट कर रहा है, तो वो हमें पता है m इंटू वी हो जाएगा, प्लस में m इंटू उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कैपिटल M इंटू उसकी वेलोसिटी 0 है। आफ्टर जंप जो है टोटल मोमेंटम। क्वेश्चन को इसी तरीके से करोगे, आपका जो कंसेप्ट है, जो डेफिनेशन है, उसी से हम जा रहे हैं, फॉर्मूला वही बन रहा है। अब देखो जंप करने के बाद आप देखिए क्या हुआ, जंप करने के बाद ट्रॉली मूवमेंट करनी शुरू होगी, टोटल मोमेंटम क्या हुआ, देखो जब पर्सन इसमें जंप करेगा, अब वो पर्सन भी इस ट्रॉली के अंदर ही है, तो ट्रॉली प्लस पर्सन दोनों मिलकर के एक सिस्टम बन गया, और उसकी वेलोसिटी क्या होगी v। तो अब जंप करने के जस्ट बाद जो है मोमेंटम क्या होगा, m प्लस कैपिटल M, और इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो है कैपिटल v। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं हमारे पास में m इंटू स्मॉल v इज इक्वल टू m प्लस कैपिटल M इंटू v। सो ये v जो कॉमन वेलोसिटी है वो यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो, स्मॉल v m प्लस कैपिटल M, यहां से आप वो वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, जो कॉमन वेलोसिटी होगी जिससे वो ट्रॉली प्लस पर्सन जो है मूव करेगा। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों को मिल सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करोगे। ठीक है, और क्वेश्चन मैं एक और बता देता हूं कैसा क्वेश्चन, बम एक्सप्लोजन पे आता है, ऐसा ये क्वेश्चन, एक्सप्लोजन ऑफ बम। ठीक है, एक्सप्लोजन ऑफ बम पे आता है। देखिए सपोज करो यहां से हमने एक बम जो है थ्रो किया, और ये बम यहां, इसका मास मैंने सपोज करो जो भी किया, कैपिटल M इसका मास मैंने कह दिया। एक्सप्लोजन होने के बाद इसके दो स्प्लिंटर बन गए, दो टुकड़े बन गए। ठीक है, एक का मास हमने कह दिया कि स्मॉल m है, तो दूसरे का मास क्या हो जाएगा, कैपिटल M माइनस स्मॉल m। ठीक है, ये हो जाएगा। और ये सपोज करो स्टार्टिंग में जिस वेलोसिटी से जा रहा था उसकी वेलोसिटी हमने कह दी कैपिटल V थी, जिस वेलोसिटी से ये जा रहा था, और ऐसे बोल दिया कि इनमें से एक स्प्रिंटर जो है रेस्ट में आ जाता है, दूसरे स्प्रिंटर की वेलोसिटी क्या होगी, मतलब एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन होने के बाद 2 बने 3 बने, जितने भी स्प्लिंटर बोलता है, तो उस पर हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही अप्लाई करना है। जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ, देखो पहले मोमेंटम क्या था, मास इंटू वेलोसिटी, टुकड़े तो थे नहीं, लेकिन जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन होने के बाद 2 टुकड़े बन गए, एक टुकड़ा सपोज करो ये रेस्ट में आ गया, अब ये मोशन में है, तो इसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है।
या ये रेस्ट में आ गया उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, या इन दोनों की ही वेलोसिटी, एक की वेलोसिटी देख के दूसरे की फाइंड आउट करनी है। मेथड क्या है वो समझते हैं। देखिए इसमें आप क्या करोगे, बिफोर एक्सप्लोजन टोटल मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन मास इनटू इट्स वेलोसिटी, जो बम है उसका मास और उसकी वेलोसिटी। आफ्टर एक्सप्लोजन टोटल मोमेंटम आप क्या लिखोगे, वो हो जाएगा m इंटू जो भी वेलोसिटी है v1 कह दिया, प्लस कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू v2 हमने कह दिया, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, हो सकता है इनमें से एक रेस्ट में, सपोज करो ये रेस्ट में आ गया तो ये 0 हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो गया सिंपली। ठीक है, m इंटू v इज इक्वल टू m इंटू v1 प्लस में m माइनस स्मॉल m इंटू v2। इस कंसेप्ट पे आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको आज जो मेथड्स बताए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ भी आए होंगे, और इन पे ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है क्वेश्चंस करके देखोगे। ठीक है, जरूर करके देखिए बेटा। क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो ये सोचो कि आप अगर एक क्वेश्चन भी आज के टाइम में, आज इस लॉकडाउन के अंदर अगर आप एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ये मान के चलो जितने लोग जो है आज घर पे बैठे हैं, बहुत सारे लोग ये बैठे हैं कि सोच के बैठे हैं कि वो सारे ही नहीं पढ़ रहे तो हम भी नहीं पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ेगा। चाहे एक बच्चा जो है अच्छी मेहनत कर रहा है, देखो उसका नो डाउट कैरियर ब्राइट है, आने वाले टाइम में उसको काम आएगी ये जो चीज पढ़ रहा है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, न्यूमेरिकल सोल्व करके देख रहा है, उसको देखो प्रॉफिट होगा नो डाउट। वो आज आपको समझ में नहीं आता, लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली समझ में आएगा, और आप सोचोगे कि हमने बहुत बढ़िया समय जो है खो दिया। तो जो क्वेश्चंस है मैंने आपको कहा प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ठीक है, और जो प्रैक्टिस कर रहा है देखो वो किसी से कहने से या किसी को देख के नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं न्यूमेरिकल सोल्व कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, तो इसका बेनिफिट अल्टीमेटली मुझे ही होना है। ठीक है, तो वैसे ही आप लोगों को बहुत सारा लॉस हुआ बैठा है, इसीलिए आप अपना टाइम बर्बाद ना करें। +1 है तो +1 को ये मत सोचो कि +1 में कुछ नहीं होता, +1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह चुका हूं, +2 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम के पेपर दे चुके हैं लोग +2 करने के बाद, उनसे मिलिए, उनसे पूछिए +1 कितनी इंपॉर्टेंट है, वो आपको एक्चुअली में यही बताएंगे कि +2 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। +1 को सीरियसली कीजिए, क्योंकि +1 का ही सिलेबस जो है समझ नहीं आता होता। तो आज काफी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, इतना ही काफी है। आज इन पे प्रैक्टिस कीजिए न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, और एक चीज और वो ये कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नहीं किया है तो, और अगर कर लिया है तो कम से कम 5 लोग, सिर्फ और सिर्फ 5 लोग। क्या मैं इतनी बात बोल रहा हूं, क्या आपको ये बात शायद पल्ले ही नहीं पड़ी क्या, या फिर आपको सुनाई नहीं पड़ा? मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं कि मतलब 5 बच्चे जोड़ना एक एक बच्चे के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जोड़ सकता है। और जिन जो अच्छा काम कर रहे हैं, और देखो उसका रिस्पॉन्स मुझे मिल भी रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि डेली वीडियो डालता हूं, उससे पता चल जाता है कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, और किन्होंने करवाया वो भी पता चल जाता है, क्योंकि मेरे पास में फोन आ जाता है उससे पहले कि सर इन्होंने सब्सक्राइब किया है। बहुत सारे बच्चों का आ जाता है, ठीक है, पुराने स्टूडेंट उनका आ जाता है। तो जितने सब्सक्राइब आप करवा सकते हो करवाइए, लेकिन कम से कम 5 अगर आप टारगेट कर लोगे तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा। जितने लोग आप देख रहे हो, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, जिससे भी बात करते हो, जहां खड़े हो वहां जाकर के अपने चैनल का थोड़ा सा ऐड करना है, भाई अपने सर जो है ऐसे ऐसे पढ़ा रहे हैं और इसको आप सब्सक्राइब करो, वीडियोस को देखो। 9 से +2 तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहे हैं। यही सिलेबस आपको मैं अगर सेंटर वगैरह पे, कोचिंग सेंटर पे करवा रहा होता है तो एक सब्जेक्ट का जो है मिनिमम 15,000 जो है आप लोगों से ले लिया जाता, लेकिन फिर भी हम जो है आज फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब चीज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि नुकसान हमारा जो हुआ है वो हुआ है, लेकिन हम नहीं चाहते किसी बच्चे का नुकसान हो। तो प्लीज आप लगे रहिए मेहनत करने, और सिर्फ अपने चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। आज इतना ही करते हैं।